अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? सेकंड ईयर केमिस्ट्री ठीक ठाक हो? खैर खैरियत से हो? बेटा मैंने कल जो बात हुई थी वो हुई थी बेसिकली टू क्लियर द कंसेप्ट। ये बात आपसे बोर्ड में शायद ना पूछे कि जी बताएं जी ऑक्टेट मुकम्मल क्यों करना चाहता है एटम। अगर वो पूछेगा भी तो आप उसका जवाब ये दे देंगे कि जी फॉर द स्टेबिलिटी। आप ये कह देंगे कोई जी कंप्लीट द स्टेबिलिटी और मॉलिक्यूल इसलिए बनाता है कि जी टू कंप्लीट द ऑक्टेट। वो सारी स्टोरी पता आपको। बेसिकली मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की थी और वो कंसेप्ट ये क्लियर करने की कोशिश की थी कि ऑक्टेट ही क्यों, वाई ओनली ऑक्टेट, वाई नॉट आप कह लें कि जी वाई नॉट हेप्टेट, वाई नॉट हेक्सेट, वाई नॉट डेकेट। 6 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, ऑक्टेट क्यों, 7 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं, ऐसे ही। तो इसके लिए मैंने आपसे बेसिकली बात शुरू हुई थी और मैं चाह रहा था कि आप बच्चों के ज़हन में एक इमेज बिल्डअप हो जाए कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स अरेंज देमसेल्फ इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। जब एक नया इलेक्ट्रॉन आता है या जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है तो बेसिकली क्या हलचल मचती है एटम में। मैंने ये फिगर आपके लिए दोबारा से ड्रॉ की हुई है और यहीं से मैं थोड़ी सी बात बताना चाह रहा था। इसको कंप्लीट करते हैं और फिर हम नोबल गैस की अपनी प्रॉपर्टीज़ और रिसोर्सेज की तरफ आते हैं। मैंने आपको ये बताया था कल कि बेसिकली टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, आप ये समझें कि बेसिकली दीज आर सम काइंड ऑफ स्टोरीज। यस, इसको इस तरह से लें बात। आप यूं समझें कि दीज आर सम स्टोरीज। एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर एक ग्राउंड फ्लोर है, एक वाह बड़ी अच्छी बात ज़हन में सुने जी, बात सुनो। आप जनाब अली यहां से जाते हैं कगान नरान। ये चले कगान नरान तो फिर भी करीब ही है, आप इसे थोड़ा सा और आगे कर लें, आप कर लें स्कर्दू। आप जाते हैं जनाब अली लाहौर टू स्कर्दू। लाहौर टू स्कर्दू जाने में करीब कोई 16-18 घंटे का रास्ता, बल्कि इससे ज़्यादा ही होगा, 16-18 घंटे लग जाते हैं करीब। यहाँ से आप जाते हैं जनाब इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद और एबटाबाद, और उसके बाद फिर आगे कगान नरान गुज़र के, बाबू से टॉप गुज़र के, आप चिलास गुज़र के आगे स्कर्दू के पास जाते हैं। अगर रास्ता गलत नहीं बताया तो काफ़ी फासला बन जाता है। आप जनाब थके टूटे वहाँ पे पहुँचते हैं। आप एक होटल देखना चाहते हैं। अब जब आप होटल में जाते हैं तो एक होटल है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे आपको रूम दे रहा है। एक होटल वाला आपको कहता है कि भाई साहब ये तो स्कर्दू सिटी में यहाँ पे रेट थोड़े से ज़्यादा हैं, तो ना मेरा होटल ना वो थोड़ा सा वो सामने वाली पहाड़ी पे चढ़ के है, वो थोड़ी सी सर वो आपको ना थोड़ी सी ज़हमत करनी पड़ेगी, वो पहाड़ी थोड़ी सी ऊपर जाएं तो वहाँ पे होटल है। आप एक तीसरे होटल वाले से बात करते हैं, एजेंट से बात करते हैं, वो कहता है कि सर उसका दूसरे का भी रेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, वो सामने वाली उससे ऊंची पहाड़ी नज़र आ रही है आपको मैंने उस पहाड़ी के ऊपर होटल देना है, वो वाला होटल लेने आप आगे। या एक होटल वाला आपको कहता है कि जी मैं आपको ग्राउंड फ्लोर पे कमरा देता हूँ, दूसरे होटल वाला कहता है नहीं जी मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे देता हूँ, तीसरा कहता है कि जी मैं आपको सेकंड पे देता हूँ, थर्ड पे देता हूँ, फोर्थ पे देता हूँ, फिफ्थ पे देता हूँ। आपके लिए क्या फिजिबल होगा? आप यहाँ से पहले थके टूटे पहुँचे हैं वहाँ पे, आपकी कोशिश होगी कि बस अब तो जनाब एक ना बेड मिले और क्या उसको कहते हैं मुंह धोने को पानी मिले गर्म, और बेड मिले और खाना मिले, बस अब मुझे कोई ना पूछे। क्या आप ये पसंद करेंगे कि यहाँ से जब आप जाएं तो जब आप थके टूटे उधर पहुँचें तो आपको कि जनाब आपको अब 6 मंजिलें और चढ़ के ऊपर बेडरूम तक जाना पड़ेगा? यही काम इसमें हो रहा है। ये स्टोरी 1 है, ये स्टोरी 2 है, ये 3rd है, 4th है, 5th है, 6th है, 7th है। इलेक्ट्रॉन जब आता है ना तो उसकी कोशिश होती है कि मैं यहीं कहीं फिट हो जाऊं, बस मुझे एडजस्ट कर दें इधर ही।
लेकिन इस स्टोरी में तो 2 ही आ सकते हैं, आपको पता है हर ऑर्बिटल के एक्सिस में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एस ऑर्बिटल का एक ही एक्सिस होता है, स्फेरिकल शेप होती है उसकी, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। उसके बाद जब तीसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो ही हैज़ टू क्लाइम टू 2s, मजीद कस्टमर आ गया ना, उस मजीद कस्टमर को फिर दूसरे फ्लोर पे जाना पड़ेगा। अगर मजीद आते जाएंगे तो यहाँ फिल होते जाएं 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे। जैसे ही 6 और 2 8 ऑक्टेट हो गया। जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो अब अगले इलेक्ट्रॉन हैज टू जंप टू 3s, ही हैज टू कवर दिस मच एनर्जी डिफरेंस। ये रीजन है कि व्हेन, अब बात गौर से सुने, ये बात लुब्बे लुबाब है, पूरा खुलासा है। When an electron gets the configuration to complete the octet, जब एक एटम अपनी कन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है कि ऑक्टेट मुकम्मल हो जाए, तो नया आने वाला 9th इलेक्ट्रॉन, नोवा इलेक्ट्रॉन जो ऑक्टेट मुकम्मल हो गया ना, तो जो नोवा आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा, ही हैज टू जंप दिस मच एनर्जी लेवल, टू मच एनर्जी लेवल। वो फिर अवॉइड करता, वो फिर कहता नहीं रहने दो भाई साहब, मैं नहीं जाता, मैं नहीं इतना जंप करता। इसलिए एटम्स, इसलिए मॉलिक्यूल्स ऑक्टेट पे अपने आप को स्टेबल रख लेते हैं, स्टेबल कर लेते हैं। अगर ऑक्टेट से कम होंगे ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो फिर इसमें गिव एंड टेक लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट मुकम्मल नहीं हुआ और एनर्जी लेवल, एनर्जी डिफरेंस वाज नॉट टू मच। इसी तरह यहाँ पे देखें, अब डी से इलेक्ट्रॉन का एस में आना या डी से इलेक्ट्रॉन का पी में आ जाना, इट्स नॉट अ बिग डील। देखें ना, गौर से देखें, इतना सा इलेक्ट्रॉन को जंप करके इधर आ जाना या इधर आ जाना या इधर आ जाना, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन इट इज अ बिग डील कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां आए। लो जी, यहां पे एक बात और याद आ गई। आपको याद है, मैंने आपको एक बार चैप्टर 4th में शायद बताया था कि S2s ऑर्बिटल, जब P उसकी बात हो रही थी, फास्फोरस की बात हो रही थी, मैंने आपको बताया था कि S2s जो एक्साइटेशन है, इट इज़ नॉट फिजिबल। S से इलेक्ट्रॉन अपने आप को D ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर लेता है बीच में। याद है P की वैलेंसी PCl3 क्यों थी, PCl5 क्यों थी? अब देखें ना, जिस बच्चे ने वो लेक्चर नहीं लिया तो मैं फिर अब उसको क्या कहूँ, मुश्किल होगी फिर उसको। अब PCl3 और PCl5 को याद कि फास्फोरस कैन हैव वैलेंसी ऑफ 3 एंड फास्फोरस कैन हैव वैलेंसी ऑफ 5 आल्सो। कैसे? क्योंकि इट विल इन्वॉल्व इट्स D ऑर्बिटल। अब याद आया कि यहां से फास्फोरस अपने इस इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पे, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर था ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, इस इलेक्ट्रॉन एक को एक्साइट करके वो D को इन्वॉल्व कर सकता है, तो इट विल गेट 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5। अब मैं पूरी बात रिपीट नहीं कर रहा, अब ज़हन में रखें वो वाली बात। क्लियर होगी जी बात यहां तक? ये रीजन है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का गिव एंड टेक, इस एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक इज इजी, लेकिन टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन इन द नेक्स्ट ऑर्बिटल, यहां पे ऑक्टेट मुकम्मल हो जाने के बाद, ये ऑक्टेट मुकम्मल हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन P में, 2 S में, ऑक्टेट मुकम्मल। तो ऑक्टेट मुकम्मल हो जाने के बाद ये जो अगला शेल को इन्वॉल्व करना है ना, इट रिक्वायर्स टू मच एनर्जी। ये रीज़न है जिसकी वजह से एटम अरेंज देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टेट। क्लियर होगी बेटा बात? इसीलिए S2s एनर्जी की एक्साइटेशन भी नहीं होती। ये देखें, S2s एनर्जी एक्साइटेशन बहुत गैप है। S2s एनर्जी एक्साइटेशन होने के लिए, जाने के लिए, ये फिजिबल, ये एनर्जेटिकली फिजिबल ही नहीं होता, बहुत गैप है एनर्जी का। इतना एनर्जी का गैप कौन उसको कवर करेगा? इसलिए D, P, F वगैरह आपस में करते रहते हैं, लेकिन जब अगला ऑर्बिटल इन्वॉल्व होना हो तो उसके अंदर, ये इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे आपको एक फ्लोर के ऊपर 4 कमरे हों और आपको कहा जाए कि जी इस कमरे में बैठ जाएं या इस कमरे में बैठ जाएं, इस कमरे में बैठ जाएं, बात एक ही है क्योंकि आप उसी फ्लोर पे हैं। लेकिन जब आपको कहा जाए कि जब आप फ्लोर शिफ्ट करें, इस फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर पे जाएं, तो अब एक मुसीबत होती है कि बाकायदा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी जी, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी।
क्लियर हो गया बेटा बात? चैलेंज वेरी गुड हो गया। अब हम आते हैं अपने बाकायदा टॉपिक की तरफ। इंतहाई आसान सी बातें हैं इसके अंदर, नोबल गैस के टॉपिक के अंदर छोटी छोटी सी बातें हैं। देखने में पैराग्राफ बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है इसके अंदर कुछ भी नहीं है। पेज नंबर 90 से स्टार्ट करता हूँ। तो आज हम बाकायदा फिर इसको शुरू करते हैं अपने जो क्या नाम है इसका, नोबल गैसेस को। इनको नोबल गैसेस कहते क्यों हैं? इसीलिए कहते हैं कि इनके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इनके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो दे बिकम इनर्ट, दे बिकम नोबल। शरीफ आदमी क्या, किसी के साथ लेना देना नहीं, ना किसी की बुराई में शामिल, ना किसी के खिलाफ कोई गीबत, ना कोई गलत बात, शरीफ, नोबल। इसी तरह ये गैसेस जो नोबल हैं, ये इनमें नोबल गैसेस हैं कौन कौन सी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। 6, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। अब हम क्या करेंगे इनकी पहले, बल्कि एक मिनट ज़रा टेबल पे आए ना, एक नज़र टेबल पे मार लेते हैं। इनको रेयर गैसेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अमाउंट इनकी जो एटमॉस्फेयर है उसमें अमाउंट ज़्यादा नहीं होती। हमारी एटमॉस्फेयर में अमाउंट ज़्यादा नहीं। आपने ये बात पढ़ी हुई, मैंने आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ा दी है कि आर्गन की जो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंस है वो कितनी है? 0.9% है। आर्गन कितना है? 0.9%। 21% क्या है? 21% क्या है? ऑक्सीजन है। और 79% के करीब क्या है? सॉरी 78% के करीब क्या है? नाइट्रोजन है। तो पीछे रह जाता है 1%। तो 1% में से भी 0.9 ऑर्गन है और बाकी जो 0.01% बचा वो इन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसी में कार्बन मोनो भी है, उसी में कार्बन डाइऑक्साइड भी, उसी में बाकी सारी भी हैं। ठीक हो गया जी। टेबल पे एक नज़र देखें ज़रा, पेज नंबर 90 पे। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, सारा जो सीक्वेंस है वो बड़ा अच्छा है। आप देखें आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम सबसे ज़्यादा है। हीलियम इज़ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट ऑफ नोबल गैसेस। सबसे छोटा साइज है, एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन लेना या इसको इलेक्ट्रॉन देना इट्स अ बिग डील। इसीलिए हमें हीलियम के कंपाउंड भी नहीं मिलते। हमें नोबल गैसेस के ज़्यादा कंपाउंड मिलते भी नहीं हैं। नोबल गैसेस के सारी के नहीं मिलते। सन 1960 से पहले तक हमारे पास कोई कंपाउंड नहीं था नोबल गैसेस का। उसके बाद फिर हमें थोड़ा सा इसका जीनॉन के कंपाउंड्स मिले हैं, फिर आर्गन के, आर्गन भी कम ही है बल्कि, क्रिप्टॉन के, फिर नियॉन के भी बहुत थोड़े कंपाउंड मिलते हैं। तो उसकी रीज़न यही है कि बेसिकली इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस। ओके जी, इसका आयनाइजेशन एनर्जी देखें ज़रा। आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या हुआ करता है? आपने पढ़ा हुआ है, टॉप टू बॉटम डिक्रीजिंग होता है। एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। देख लें टेबल के अंदर, एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड इंक्रीजिंग है। हीलियम 31 है, रेडॉन 140 तक जा रहा है। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम कम हो रही है। हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। नीचे आते हैं रेडॉन तक तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। फिगर याद नहीं करने आपने, डिजिट्स याद नहीं करने, बस मैं आपको टेबल का रेफरेंस दे रहा हूँ। फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आपको ये बात भी पता है कि टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है। क्यों इंक्रीज़ होता है? ड्यू टू वंडर वॉल फोर्सेस। आपने ये बात पढ़ी हुई है पहले कि जब देयर इज़ नो डाइपोल, जब डाइपोल है ही नहीं है, कोई किसी किस्म का डाइपोल मौजूद ना हो, तो आपने वो पढ़ी हुई है कि देन देयर बिकम्स अ फोर्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। आपने चैप्टर 4th में पढ़ी हुई, फर्स्ट ईयर के। तो आपने वहाँ पे पढ़ा था कि हैलोजेंस में और नोबल गैसेस में इट अप्लाइज मोस्ट, क्योंकि हैलोजेंस में और नोबल गैसेस में पोलैरिटी नहीं होती है। तो टॉप टू बॉटम इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है ये इंक्रीज होता जाता है। ऊपर से नीचे आते जाएँ तो हीलियम हैज़ लेस मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और रेडॉन तक आएँ तो वो ज़्यादा हो जाता है। सारे इसमें से गैसेस हैं। रेडॉन इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। मोस्टली वी विल बी स्टडिंग हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। रेडॉन इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं होगा, बल्कि मोस्टली तो इसमें जीनॉन ही डिस्कस होना है, बाकी तो कोई भी इतना ख़ास डिस्कस नहीं होना। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हैं जनाब अली, सोर्सेज हैं।
छोटे छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन है, या तो इसको नोट से कर लें, यहाँ पे अगर करते हैं तो फिर इसको एक दफ़ा रीड करना पड़ेगा, पेज नंबर 91 पे जो पूरा पैराग्राफ बना हुआ है इसको अच्छे तरीके से रीड करें और फिर इसमें से पॉइंट्स निकालें। देखें ज़रा क्या क्या है सोर्सेज। मेन इनका जो सोर्स है ना, ये मैं आपको बता दूं कि इसका जो मेन सोर्स है वो एयर है। लिक्विफेक्शन ऑफ एयर आपने पढ़ा हुआ है, लिक्विफेक्शन ऑफ एयर कहां पढ़ा है? फर्स्ट ईयर में आपने लिंडेज मेथड पढ़ा हुआ है। लिक्विफेक्शन ऑफ एयर, तो ये इन सारी गैसेस का जो प्राइमरी सोर्स है ना वो लिक्विफेक्शन ऑफ एयर ही है। अब मैं एक नज़र इन पर डालता जाता हूँ जल्दी जल्दी से। हैं सारी इजी सी बात, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के जहन में रखना है। टेबल ये पूरा जो पैराग्राफ है इसको रीड कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। अब जो हीलियम है, शुरू से बात करते हैं, हीलियम से बात करते हैं। हीलियम लिक्विफेक्शन ऑफ एयर से हासिल की जा सकती है। अच्छा, हीलियम आपको पता है कि हमारे अर्थ पे, हमारे इस सियारे पे हीलियम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यूनिवर्स में हीलियम इज़ टू मच। हर जो सितारा और सियारा जो चमक रहा है ना उसके अंदर हीलियम मौजूद है। तो बेसिकली उसमें फिशन रिएक्शन हो रहे होते हैं, फ्यूजन रिएक्शन हो रहे होते हैं और उसमें हीलियम बन रही होती है। और अच्छी खास हाइड्रोजन और हीलियम यही दो चीज़ें हैं मेन जो मौजूद हैं। हाइड्रोजन ज़्यादा अमाउंट में है, आप समझ लें कि 3/4 हाइड्रोजन होती है और 1/4 हीलियम होती है। तो यूनिवर्स में हीलियम अच्छी खासी मौजूद है, लेकिन हमारे प्लैनेट के ऊपर हीलियम बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हमारे पास एक तो ये कि लिक्विफेक्शन ऑफ एयर से हासिल कर सकते हैं इसको, हीलियम। और सबसे पहले हम इसके देख लेते हैं अब क्या सोर्सेज हीलियम के क्या हो सकते हैं। ये लिक्विफेक्शन ऑफ एयर है और फिर ये जो नेचुरल गैस है उसके साथ भी हासिल होती है, अलोंग नेचुरल गैस। इसको नेचुरल गैस के साथ भी हासिल होती है, फिर इसको सेपरेट कर लिया जाता है, वहाँ से सेपरेट कर लिया जाता है। अच्छा, एक और बात, हीलियम जो है ना, बेसिकली आपने पढ़ा होगा अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, आपने पढ़ा हुआ। रदरफोर्ड ने भी तो अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट करवाई थी ना, तो वहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है कि हीलियम जो है बेसिकली जो अल्फा पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। मतलब आप कह लें कि He2 पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे अब एक इंटरेस्टिंग बात, He2 पॉजिटिव आपका क्या ख्याल है कि He2 पॉजिटिव आपको ऐसे ही मिल जाता है या आप He2 पॉजिटिव बना लेते हैं खुद से? आप He2 पॉजिटिव, हीलियम 2 पॉजिटिव, यहाँ पे एक वर्ड जेन में आ गया, पेज नंबर 91 पे जो सेकंड पैराग्राफ है उसकी सेकंड लाइन देखें, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम्स। इसका मतलब क्या है? डबली आयनाइज्ड। डबली आयनाइज्ड मतलब डबल आयनाइज्ड। ये सिंगली आयनाइज्ड है, ये डबली आयनाइज्ड हो गया, यानी कि 2 बार आयनाइज्ड हुआ। दूसरे लफ्जों में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। तो यही बात कर रहा था मैं कि हीलियम जो है ये बेसिकली अल्फा पार्टिकल वो हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। मैं ये कह रहा था कि हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना तो पॉसिबल नहीं। आपने देखा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी 1 मोल के लिए करीब 2300-2400 किलो जाउल पर मोल इज अ बिग अमाउंट ऑफ एनर्जी। इतनी लार्जर अमाउंट में एनर्जी देना बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ी अमाउंट है ये एनर्जी की। तो हीलियम को बेसिकली आयनाइज नहीं किया होता हमने। हो क्या रहा होता है कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं जब उनका डिके हो रहा होता है तो उनमें हीलियम पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं, वो आयनाइज्ड पार्टिकल होते हैं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं ये बम्बार्डमेंट के लिए और एज अल्फा पार्टिकल्स। ओके जी, उसके बाद जनाब अली दूसरा कौन है? उसके बाद है जनाब अली आर्गन। आर्गन के ना कंपाउंड इतने ज़्यादा कोई ना हमने इसको इतना ज़्यादा पढ़ना है। ये हमें पता है कि ये एयर में 0.9% होती है, ये मैंने आपको पहले बताया भी था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। और इसको भी जो हासिल करने का जो तरीका है वो फिर क्या हो गया, लिक्विफेक्शन ऑफ एयर ही होगा।
ठीक हो गया। उसके बाद अच्छा, इसमें बुक में आर्गन उसने पहले लिख दिया है, नियॉन पहले लिख सकते थे आप, नियॉन पहले डिस्कस किया जाता है, तो मैंने आर्गन पहले इसीलिए कर दिया क्योंकि इसने बुक में पहले लिखा हुआ। अच्छा जी, थर्ड पे देखें ज़रा। अब जो नियॉन है ना बेटा, ये एयर में 1/65,000 पार्ट होता है, यानी कि 65,000वां हिस्सा। अगर 65,000 मॉलिक्यूल किसी और चीज़ के मौजूद हैं, किसी भी चीज़ के, तो उसमें एक मॉलिक्यूल नियॉन का होगा। लेकिन इसको भी हासिल करने का हमारे पास तरीका वही है, लिक्विफेक्शन ऑफ एयर ही है। और उसके बाद इसका जो बड़ा यूज़ है ना, वो फ्लोरेसेंट ट्यूब में इस्तेमाल होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में इस्तेमाल होती है ये, क्योंकि नियॉन जो गैस है ना, ये रेडिश ग्लो देती है। रेडिश ग्लो क्या देती है? ये रेडिश कलर का ग्लो देती है। आपने नियॉन साइंस देखे हुए हैं, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहे किसी हद तक। जैसे ये डिफेंस और बहरिया की तरफ जाए ना, तो इन्होंने यूजुअली जो शॉप्स हैं ना, मार्केट्स हैं, उनके बाहर जो इनके साइन बोर्ड होते हैं, वहाँ पे आप देखें समटाइम एक ट्यूब सी होती है, वो यूं करके घूम रही होती है, तो उसमें नियॉन गैस होती है बेसिकली। तो वो रेडिश कलर या ग्रीन कलर, वो ट्यूब का कलर चेंज कर दे तो कलर उसका भी चेंज हो जाता है। तो जब इसको बेसिकली इनर्ट गैस को डिस्चार्ज दिया जाता है ना, तो इट ग्लोज, ये चमक पैदा करती है, रोशनी पैदा करती है। उस रोशनी को बेसिकली इस्तेमाल वहाँ किया जाता है, तो वो साइन बोर्ड्स में ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, उसके बाद रेफ्रिजरेशन के लिए इस्तेमाल होती है, 40 टाइम्स ज़्यादा अच्छा रेफ्रिजरेट कर सकती है हीलियम की निस्बत। फिर जनाब अली आप आ जाएं क्रिप्टॉन के ऊपर, और क्रिप्टॉन में देखा जाए तो बहुत इसकी इम्पोर्टेंस और इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। क्रिप्टॉन KR, इसके भी अब देखें, एक बात नोटिस करें ज़रा। मैंने आपको कहा था कि हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो उसके कंपाउंड बनाना, उनका होना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते जाए, साइज़ बढ़ता जाता है, तो फिर उसके कंपाउंड भी मिलना शुरू हो जाते हैं। तो क्रिप्टॉन के कंपाउंड हमारे पास KrF2, क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड, ये मौजूद है। फिर इसको हासिल करने का तरीका क्या है? ये भी लिक्विफेक्शन ऑफ एयर से हासिल की जाएगी। उसके बाद लास्ट पे आ जाएं आप, सॉरी लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, जीनॉन को हम ज़रा तफसील से पढ़ेंगे। जीनॉन के काफ़ी सारे कंपाउंड भी हैं, और हासिल करने का तरीका, इसको भी लिक्विफेक्शन ऑफ एयर है, सोर्स इसका भी लिक्विफेक्शन ऑफ एयर है, और इसके इस्तेमालात हैं, इसके इंडस्ट्री में भी थोड़े बहुत इस्तेमाल मौजूद हैं। उसके बाद रेडॉन पे, अच्छा जीनॉन में एक चीज़ और पे आए ज़रा, पेज नंबर 91 पे 1 2 3 4 चौथे पैराग्राफ की लास्ट लाइन अंडरलाइन करें ज़रा, जहाँ पे है इस पैराग्राफ के शुरू का वर्ड है जीनॉन, ठीक है। इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखें, हाउएवर इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर टू एक्सटेंट ऑफ अबाउट 110 ml पर लीटर। इसको अंडरलाइन कर लें MCQs के लिए। 110 ml पर लीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेंटीग्रेड ये डिज़ोल्व हो सकती है। ओके जी, उसके बाद आ जाएं रेडॉन के ऊपर। रेडॉन बेसिकली खुद कुछ नहीं है, ये एक सोर्स, एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है जो कि जनरेट होता है जब रेडियम जब ब्रेक डाउन होता है। रेडियम कहाँ है भला? रेडियम है आपके ग्रुप 2 का लास्ट एलिमेंट। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, याद आया? तो रेडियम जब डीकम्पोज हो रहा होता है ना, रेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 88। तो जब ये डीकम्पोज होता है ना, तो ये बनती है रेडॉन 86 किस नंबर के साथ, और साथ में क्या निकलेगा? ये हीलियम। मैंने कहा था ना कि जहाँ पे रेडियो एक्टिव डीके हो रहा होता है, तो वहाँ पे फिर हीलियम, जिनको हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, वो जनरेट हो रहे होते हैं। तो ये बेसिकली रेडॉन कहाँ से आ रहा होता है? ये यहाँ से आ रहा होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट है आपका MCQ समझ लें, शॉर्ट क्वेश्चन समझ लें कि रेडियम
कहाँ से आ रही है, सॉरी रेडॉन कहाँ से आ रही है, वो रेडियम से आ रही है। और ये इक्वेशन भी आपको जहन में ज़रूर रखनी पड़ेगी। ठीक हो गया बेटा। इसको आप इसका एटॉमिक मास भी चाहते हो लिखना 226, 222 और 4 इधर हीलियम के लिए। 86 एटॉमिक नंबर था ना, तो ब्रेकडाउन हुआ, 2 प्रोटॉन इधर निकल गए हीलियम के, ये 2 प्रोटॉन इधर निकल गए, पीछे रेडियम का रेडॉन के कितने बच गए 86। क्लियर होगी जी बात। ओके, नेक्स्ट वाले जो 2 पैराग्राफ हैं वो मैंने डिस्कस शुरू में कर दिए हैं, वो हैं रिगार्डिंग आपके टेबल के कि उनमें आयनाइजेशन एनर्जी कैसे तब्दील हो रही है, उसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा होता है, क्यों इंक्रीज हो रहा होता है, ड्यू टू वंडर वाल फोर्सेस। ओके जी, अब आते हैं इसके लास्ट या सेकंड लास्ट टॉपिक के ऊपर, और वो क्या है, कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन। हमने बेसिकली जीनॉन के कंपाउंड डिस्कस करने। जीनॉन के काफ़ी कंपाउंड हैं। जीनॉन के कंपाउंड में इसके ऑक्साइड भी हैं, इसके ऑक्सीक्साइड भी हैं, और इसके फ्लोराइड है। यहाँ पे अब आप कंसेप्ट वाली बात जहन में रखें। देखो टॉप टू बॉटम हम ये कहते हैं, शुरू में आपको ये बताया कि दीज आर नोबल गैसेस, ये रिएक्शन नहीं करती, ये इनका ये ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन आप देखें, आप एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी, याद है ना फर्स्ट चैप्टर में मैंने जब आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था कि ये आपका पूरे इनऑर्गेनिक का खुलासा है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बातें। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज की वजह से देखो कि जब आप टॉप टू बॉटम नीचे आ रहे होते हैं तो चूंकि साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। वो आयनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से नीचे वाले कंपाउंड्स जो हैं, जिनमें स्पेशली जीनॉन, क्रिप्टॉन, ये किसी हायर एटॉमिक आयनाइजेशन एनर्जी वाले एटम के साथ मिलके, एलिमेंट के साथ मिलके ये कंपाउंड बना लेते हैं। और हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी का एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन इनके साथ कंपाउंड बना लेता है। नेक्स्ट पेज पे है ज़रा, और इनकी फिर ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है। अब जीनॉन के कंपाउंड्स की अगर बात की जाए तो इसकी फिर ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से लेके +8 तक कुछ भी हो सकती। +2 से लेके +8 तक जीनॉन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कुछ भी हो सकती, +2 से लेके +8 तक। अब आप एक नज़र अगर देखें पेज नंबर 92 के ऊपर तो आपको नज़र आए कि एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताई। ऑक्सीडेशन स्टेट तो माशाल्लाह आप माहिर बच्चे हैं, आप निकाल सकते हैं, पूरी इनऑर्गेनिक आपने पढ़ ली। मैं आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाना चाह रहा हूँ कि बेसिकली 3 टाइप ऑफ कंपाउंड ये देता है, फ्लोराइड्स, ऑक्साइड्स और तीसरा कौन सा, ऑक्सीफ्लोराइड्स। 3 कौन से, ऑक्साइड्स, फ्लोराइड्स और तीसरा है इन दोनों को मिक्स करके ऑक्सीफ्लोराइड्स। अभी मैं नहीं शुरू कर रहा इसको, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला पेज नंबर 92 से फ्लोराइड ऑफ जीनॉन से हम शुरू करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला ये 2 पेजेस हैं इस चैप्टर के, ये इंशाल्लाह ताला ख़त्म करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा बच्चे, आज हमने इसका जो इंट्रोडक्शन था, वो जो कॉन्सेप्ट वाली बात थी एक, वो रिपीट हो गई, और उसके ऊपर मैंने आपको कंप्लीट डेमो दे दिया। मेरा ख्याल है अब आपके जहन में एक पूरी पिक्चर बन गई होगी कि क्यों 8 के ऊपर आके, ऑक्टेट के ऊपर आके कोई एलिमेंट या एटम रुक जाता है, ऑक्टेट से आगे क्यों नहीं चलता। क्यों, इसीलिए कि जब वो ऑक्टेट उसका मुकम्मल होता है तो नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे जाने के लिए एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए एटम्स जो हैं वो ऑक्टेट की तरफ जाते हैं, और इसीलिए वो डुप्लेट की तरफ नहीं जाते। याद आया कि डुप्लेट की तरफ वो क्यों नहीं जा रहे थे, क्योंकि एस और पी में डिफरेंस कम है, एस और पी में डिफरेंस कम है, तो उनके लिए ज़्यादा स्टेबल कंडीशन होती है कि वो अपने फालतू वाले एस के 1-2 इलेक्ट्रॉन जो ऊपर के हैं उनको छोड़ें और मोर स्टेबल कंडीशन की तरफ टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट चले जाएं।
उसके बाद हमने क्या बात की, हमने बात की इन एलिमेंट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ की, हाउ एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कैसे हो रहा है वो सारा कुछ। फिर हमने इसके सोर्सेज की बात कर ली, वो सारा कुछ इसमें हो गया। और सोर्सेज में हमने ये देखा कि हीलियम का क्या सोर्स है, उसको डीके से हासिल किया जा रहा है, उसको नेचुरल गैस के उसे सेपरेट करके हासिल किया जा रहा है। फिर लिक्विफेक्शन ऑफ एयर से करीब करीब सारा कुछ ही हासिल हो रहा है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सारा कुछ हासिल हो रहा है। फिर रेडॉन क्या है, वो बेसिकली रेडियम का आइसोटोप, रेडियम का जो उसका डीके है उसकी वजह से हमें रेडॉन गैस मिल रही है। क्लियर होगी जी बात। उसके बाद मैंने आपको कंपाउंड के बारे में जनरल एक इंट्रोडक्शन दे दिया। पेज नंबर 92 से इंशाल्लाह ताला फ्लोराइड ऑफ जीनॉन से नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। इजी सी इक्वेशन, जो मुश्किल वक्त था ना इक्वेशंस वाला, वो आपने गुजार लिया हुआ। मेन जो इक्वेशंस हैं वो आपकी चैप्टर 2, 3 और 4 की हैं। 5th में भी आपने देखा इतनी कोई मुश्किल इक्वेशंस नहीं थी, तो थोड़ी बहुत हैं, लेकिन बार वो वक्त अब गुजर चुका है। तसल्ली रखिए, आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से, अपना ख्याल रखना ढेर सारा, और मुझे इजाज़त दें। गुड लक।